हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं आपके लिए वही मजेदार सेशन लेकर के जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक समय में बहुत ही कठिन हुआ करता था। जी हाँ, आप ठीक ही पहचान रहे हैं, एरर स्पॉटिंग का वही प्रीवियस ईयर का सेट जिसके 6 सेशंस अब तक आपके सामने आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पहुंचाया जा चुका है। आज हम यहां पर बात करेंगे 7वें सेट में मौजूद क्वेश्चन के आंसर की और उसके पीछे लगे हुए ग्रामेटिकल नॉर्म्स की। मैं यहां पर बार बार आपको आगाह करता हूं, फिर से एक बार आपके लिए यह बात कह रहा हूं कि जितने भी नॉर्म्स को आप लिखते हैं एक बार आप उस पर सरसरी निगाह जरूर डालते रहें। मित्रों के साथ डिस्कस करें, क्वेश्चन बनाते समय उस चीज का ध्यान रखें कि क्या पीछे पढ़ा गया नॉर्म्स आपके सामने किसी क्वेश्चन में मिलता है तो वो आपको याद आता है या नहीं आता है। मैं आपको यहां से एक चीज भरोसे के साथ कहना चाहूंगा कि आप इस एपिसोड के साथ बने रहिए। मैं एक समय आएगा जब आप खुद ही मुझे लिख करके आप ये मैसेज करेंगे कि सर अब एरर सॉल्व हो जाता है, 5 में से 3 और 4 मेरा सही होता है। मैं यहां पर बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप गलत अटेम्प्ट करो। आपको जिस नॉर्म्स को समझ में आता है, जो सवाल समझ में आता है, सिर्फ उस पर अटेम्प्ट करो। बाकी जो नहीं समझ में आता है, आपके समझ से परे है, उसको छोड़ दिया करो। साथ ही बच्चों में सबसे आम समस्या यह देखी जाती है कि वो ये मान लेते हैं कि सेंटेंस में अगर एरर स्पॉटिंग दिया गया है तो ए से डी तक ही आंसर होगा, नो एरर तो बहुत ही कम बच्चे मार्क करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके सारे नॉर्म्स फिट बैठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस कहीं से भी, आपकी समझदारी के हिसाब से कह रहा हूं कि वो ठीक है, तो कभी कभी नो एरर भी आपको ट्राई करना चाहिए। ये जो आदत है ए बी सी और डी, कहीं ना कहीं एरर होगा ही, एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंटेंस सही भी होता है। जो बच्चे, फिर से मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे सेट 7 का आंसर नहीं किए हैं, इस वीडियो को यहीं पर रोक करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, उसे पहले बनाइए और फिर इस वीडियो को प्ले करके आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन को मैच करिए। आपको क्या परेशानी होती है, कौन सी दुविधा होती है, क्या सामना करना पड़ता है, इस वीडियोस को देखते समय, सवाल को बनाते समय आप नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। आपके सवाल जब भी आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे लगता है कि आपको इस सेशन से फायदा हो रहा है, तो इसलिए आपका रिस्पॉन्ड करना, आपका कमेंट करना बड़ा ही जरूरी होता है। आप उसे लिख करके मुझे बताइए आपको फायदा हो रहा है तो भी, आपको कितने अंक आते हैं, आपको कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है, हम उसका यथासंभव समाधान लेकर के आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। बहरहाल क्वेश्चन पेपर, आपका जो आंसर सेट है, नोटबुक और कलम लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 7 में दिए गए क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 7 में दिए गए सभी क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और उसके पीछे के कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स हैं। इस चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते होंगे कि भगा भगा के आंसर देख लिए या फिर 2-3 मिनट देखने के बाद ऊब जाते होंगे। तो मैं आपको यहां पर इस चीज की गारंटी देता हूं कि हर एक एपिसोड आपके लिए कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर जरूर आता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। हर एक एपिसोड की तरह यहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, एक एक करके हम सवाल पढ़ते भी जाएंगे और आंसर और एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। चलिए देखा जाए आज के सेट 7 का पहला सवाल, यानी सवाल नंबर 93। कह रहा है वन शुड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री। यहां पर एक बहुत अच्छी, अहम और छोटी सी जानकारी है। देखिए, सबसे पहले तो एक उच्चारण ऑन, और इसको क्या कहते हैं, ओन, ये ध्यान रखिएगा। ON, ऑन, OWN, ओन, ये ध्यान रखना है कि अब इसकी चर्चा मैंने क्यों की, क्योंकि इसका मतलब होता है अपना। और किसी भी जगह प्रोनाउन में अगर अपने ग्रुप की बात करें, कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं अपना काम करता हूं, तो उस सेंस में प्रोनाउन जो है हमेशा अपने ग्रुप को मेंटेन करता है। मतलब ये कि आई का, माय, या अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है प्रोनाउन है। डिफरेंस यही है कि इसके बाद एक नाउन आएगा, ये अकेला इस्तेमाल होगा। जैसे ही का क्या हो जाएगा, हिज, और ये उसके बाद देखिए हर का, हर और हर्स। योर का, योर
यू का योर और योर्स। तो इस तरीके से ये अपना ग्रुप मेंटेन करता है। इस सब का सेंस क्या है? जब हम कहते हैं तुम अपना काम करते हो, मतलब है यू डू योर वर्क। जब हम उसमें ग्रुप बदल दें कि यू डू हिज वर्क, तब अपने की बात नहीं करेगा, किसी दूसरे की बात करेगा। मैंने यहां जो लिखा है अपना, इसको समझाने की बात कर रहा हूं मैं कि अपने की बात करेंगे। मैं, मेरा भाई तो माई ब्रदर, और मैं उसके भाई तो हिज ब्रदर की मदद करता हूं। तो इस तरीके से तो यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी अपने का सेंस आता है तो ग्रुप मेंटेन करते हैं, और उसी तरीके से वन का जो ग्रुप होता है वो होता है वंस। ये ध्यान रखना है। अब इस पर आइए सवाल, और देखिए कितनी आसानी से यह सवाल बनेगा। कह रहा है कि वन शुड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री। तो भैया ही का ना है, ये वन का तो होता है वंस, और इसलिए यह गलती है कि भैया उसको किसी उसके देश की नहीं, अपने देश की। तो वन का अपना क्या होगा? वंस। और इसीलिए यहां पर जो बी सेक्शन है 93 में, ये एरर है। यहां पर हिज को हटा करके आप वंस का प्रयोग करेंगे और आपका सवाल सही हो जाएगा, एरर वहां पर सुधर जाएगा। और इसीलिए जो 93 का आंसर है वो है आपका बी। और मैं समझता हूं कि यह बात आपको बखूबी समझ में भी आ गई होगी। देखा देयर देयर्स, ये ध्यान रखना है। देखा देयर देयर्स, अब जिसमें एस लगा हुआ है, जो ये वाला है हर्स योर्स, ये आपका प्रोनाउन है, इसको अकेले इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इस तरफ का हिस्सा है माई, हिज, हर, योर, इसके साथ हम एक नाउन का वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। माई ब्रदर, माई सिस्टर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, हिज ब्रदर, हर सिस्टर, ऐसे इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम अपने की बात करेंगे तो प्रोनाउन की फैमिली सेम ग्रुप लेगी, मतलब अपने ही फैमिली के मेंबर को चूज करेगी। उसमें अगर हम दूसरे ग्रुप को जोड़ देते हैं, अगर हम ये कह देते हैं आई एम डूइंग योर वर्क, दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, मैं किसी और का काम कर रहा हूं, अपना नहीं कर रहा हूं। तो यह ध्यान रखिएगा कि इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो यहां जो 93 का आंसर हो गया वो हो गया आपका बी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अब यहां कह रहा है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ग्रेटेस्ट लाइन्स इन पोएट्री आर सिंपल। अब देखिए, द ग्रेटेस्ट लाइन्स इन पोएट्री, यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा आर क्यों लगाया, क्योंकि एनपीएन लगा हुआ है, लाइन्स इन पोएट्री, और लाइन्स जो है वो प्लूरल है, इस हिसाब से यहां पर आर लगाया। ध्यान रखिएगा एनपीएन, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, और ये कई सारे कॉम्बिनेशन होंगे, नाउन प्रेपोजिशन नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ऐसा इस तरीके के कॉम्बिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो वहां पर जो पहला वाला नाउन होता है उसी के सिंगुलर प्लूरल होने के आधार पर हम वर्ब डिसाइड करते हैं। तो यहां लाइंस है इसलिए आर लगा हुआ है, तो ये ठीक है। फिर कह रहा है सिंपल एंड येट देयर इज विद देम सम क्वालिटी, नहीं, अब कहेंगे सम क्वालिटी इन देम, तो यहां विद नहीं, सबसे पहली जो यहां पर सुधार होगी, मैं इसे यहां से हटा दूं, तो सबसे पहले जो है वो उसको चेंज क्यों किया, क्वालिटी, सम क्वालिटी को पहले अगर लिख देता तो गड़बड़ी हो जाती। क्वालिटी की बात कर रहा है और मुझे विच रिलेटिव प्रोनाउन वहां पे लिखना था, इसीलिए येट देयर इज इन देम, यहां विद देम नहीं, इन देम क्या है उसमें, तो कह रहा है सम क्वालिटी, तो इसीलिए यहां से विद को हटाएंगे और इन का प्रयोग होगा, है ना, कि येट देयर इज इन देम सम क्वालिटी विच मेक्स, बिल्कुल सही है, क्वालिटी यहां पर सिंगुलर लिखा गया है और उस हिसाब से मेक्स वहां पर सही है। विद की जगह पर हम इन का प्रयोग करेंगे और इसीलिए 94th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटेसेडेंट अगर उसके बगल में देम हो जाता तो फिर यहां पर इधर गड़बड़ हो जाता, बट यहां सम क्वालिटी की बात कर रहा है, क्या है उसमें, तो कह रहा है देयर इज इन देम सम क्वालिटी विच मेक्स देम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंगली ग्रेट, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए 94th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए 95 नंबर का सवाल, ये एक अंडरस्टैंडिंग पर है, इसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं है। यहां एक शब्द का अनावश्यक प्रयोग किया गया है, इन ऑर्डर टू मेक लाइफ हैप्पी। हम जनरली कंसिडर लाइफ की बात
इंसानों से करते हैं। ह्यूमन लाइफ हैप्पी भी रखेंगे, बहुत सारे लोग इसको रखते हैं, आप इसको नो एरर कह सकते हैं, बट यहां से ह्यूमन का अनावश्यक इस शब्द का प्रयोग हुआ है जो इस संदर्भ, क्योंकि आगे फिर लिखा हुआ है मैन शुड लिव एज फार एज पॉसिबल, तो बिल्कुल वहां पर उस हिसाब से जो है वो ठीक है कि भाई मनुष्य को जो है वो रहना चाहिए एज फार एज पॉसिबल इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। तो वहां ह्यूमन का एक्स्ट्रा यूज है, अगर आप उसको मान रहे हैं तो इसका आंसर ए है, और अगर उसको आप ठीक ढंग से मान रहे हैं कि ठीक है यूज कई जगह पर इसको रेफरेंस किया गया है कि लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे नो एरर भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस शब्द का अनावश्यक प्रयोग है, इसलिए 95 का जो आंसर है ए है, वहां से आप ह्यूमन को हटा देंगे। इन ऑर्डर टू मेक लाइफ हैप्पी मैन शुड लिव एज फार एज पॉसिबल इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 96 कह रहा है यू हैव हर्ड, और पता है आपको हैजअप के बाद V3 लगा हुआ है, ऑफ सोक्रेट्स आई सपोज अनडाउटेडली ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब देखिए फिर से यहां पर क्या लगा हुआ है, वन ऑफ द, अब इसके बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है ग्रेटेस्ट, लेकिन भैया यहां जो हम नाउन लगाएंगे वो प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको इससे पहले कई बार इसकी चर्चा की है, और हर एक सेशन में जब मैं डिटेल लेकर के उपस्थित और डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के आता हूं तो ये बात जरूर एक दो क्वेश्चन में आ ही जाता है। तो एक तो एनपीएन लगा हुआ है, और आपको बताया था कि ऑफ का प्रयोग जब हम सिलेक्शन के लिए करते हैं तो आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है। और अब आप पैनी नजर यहां पर डालिए, मैन लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए, MEN, और यही मेरा एरर है, और इसीलिए जो 96 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। 96 का हो जाएगा डी। चलिए 97 नंबर 97th, देखिए ऐसे ही करते करते एक दो एपिसोड, 3 एपिसोड में ही हम जो है 100 क्वेश्चन के आसपास बता चुके हैं। और 100 क्वेश्चन में अगर सोचिए कि अगर आपको नहीं तो मैं समझता हूं कम से कम 30-40 जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स हैं जिसकी मैंने चर्चा की है, जो कि बहुत वैल्यूएबल है, जिसके आधार पर सवाल बनता है, वो आपके पास हो गया है अगर आप लिखते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप उसे नोट डाउन करें। कह रहा है एज यू नो बाय माई विजिटिंग कार्ड, नहीं फ्रॉम माई विजिटिंग कार्ड। यहां बाय माई विजिटिंग कार्ड, बाय का इस तरीके से प्रयोग नहीं होता है, हम प्रेपोजिशन में इसको डिटेल से बताएंगे, बट फ्रॉम माई विजिटिंग कार्ड। और यहां पर ये गड़बड़ यूज है कि एज यू नो फ्रॉम माई विजिटिंग कार्ड आई एम नाउ इन मुंबई, है ना, कि उससे आपको ये जानकारी निकाली, आपको पता चला, ठीक है। बाय का प्रयोग के द्वारा होता है, बट वो साधन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, और सारे भी डिफरेंसेस है यहां पर। यहां सटीक और एप्रोप्रिएट जो है वो फ्रॉम है, इस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो है वो फ्रॉम का प्रयोग होगा। एक और चीज है कि कुछ चीजों को आप नजरअंदाज जरूर करिएगा। जो लोग नए बच्चे हैं वो इस चीज को नजरअंदाज, जैसे मैंने अभी कह दिया कि बाय को फ्रॉम होता है, तो आपको लगेगा कि सर आपको पता है, मुझे कहां पता है। चलिए ठीक है, हम एक इसको मान लेते हैं कि अभी जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब इस पर विशेष जानकारी आएगी तब। लेकिन इसके अलावा बाकी जो 14 क्वेश्चन है उसको छोड़ देना तो मूर्खता है ना। किसी एक सवाल के चलते किसी एक खाना जो आपको मतलब मान लीजिए किसी भोज में बुलाया गया और वहां कोई एक ऐसा व्यंजन बना जो कि आपके पसंद का नहीं है, तो आप भोज में ना जाएं, गलत है, हम वो नहीं खाएंगे। सिंपल सी बात है, जब देखेंगे समझ में आएगा तब वो करेंगे। कोई एक काम जो आपको नहीं आता है उसके चलते हम पूरा प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकते। लाइफ इसी का नाम है, कोशिश करते रहना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम, और इसीलिए 97th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अब अगले सवाल में फिर एक अहम जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो कि यहां दिख रहा है कि with a fresh coat of paint the school can look much, और ये याद रखिएगा कि much के बाद जब भी एडजेक्टिव आएगा तो वो ध्यान रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री का आएगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे यहां पर। तो मच नाइसर, नॉट नाइस, पहले से वो नाइस है, और जब हम मच लगाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, कहते हैं मच बेटर। ये आपने सुना होगा, ये आपके बोलचाल में भी कैसा फील कर रहे हो, मच बेटर। तो ये हमारे बोलचाल में हम उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन जब लगाने की बारी आती है तो बुद्धि पता नहीं कहां गायब हो जाती है। कहते हैं ना, ऐन वक्त पर जो चला जाए उसे दिमाग कहते हैं। तो हमेशा से दिमाग का घोड़ा उसी जगह शट डाउन होता है, उसी जगह रुक जाता है जहां कि उसको बहुत तेजी से भागना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, दिमाग को उस अभ्यास में ढालना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब समस्याओं को देखते हैं दिमाग बहुत तेज चलने लगता है, वो सुस्त होकर के बैठते नहीं है।
तो वो उसके प्रयास, जो उसका एफर्ट है, जो उसके जो अटेम्प्ट्स हैं, उसकी वजह से जो है उसमें वो गुण आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मच के बाद जब भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, तो इसीलिए जो 98 नंबर का सवाल है उसका जो आंसर है बहुत ही आसान है। ये जानने के बाद डी नंबर नाइसर इसके साथ लगाएंगे कि द स्कूल कैन लुक मच नाइसर। चलिए 99 नंबर सवाल कहता है, आई आस्क्ड द सेल्समैन इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर वन। देखिए बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अनदर सही है और अनदर वन गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों प्रयोग करते हैं और दोनों सही होता है। इसीलिए यहां जो है देखिए क्या कह रहा है कि आई आस्क्ड, सबसे पहले आस्क्ड V2 है, चलिए ये हिस्सा ठीक है। द सेल्समैन से पूछा, इफ आई कुड कैन का पास्ट है वो भी ठीक है। एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर वन, और मैंने कहा कि दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों को यूज करते हैं, एक जैसा ही है, ठीक है। ये सवाल सही है, पूरा जो स्टेटमेंट है यहां पर ये ठीक है, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है 99 का वो है ई, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चलिए, और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन के दौर का पहला शतक 100वां सवाल देखा जाए, बड़ा ही आसान है। कह रहा है इट टुक मी ऑलमोस्ट अ आर, क्या लिखा हुआ आर, यहां अ नहीं एन होना चाहिए। चलिए मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं। आप सबको यह आता है लिखने, आ हसई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ औ अंग अ। ये जिस किसी भी इंग्लिश शब्द के हिंदी स्पेलिंग का पहला होगा इसमें से एन लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। या नहीं तो ऐसे बच्चे जो सीबीएसई आईसीएसई के हैं, ये फिर नहीं सोचेगा कि मैं यहां पर बस एक आसान तरीका, क्योंकि हमारे यहां जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली हिंदी से सब लोग परिचित होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लगभग सभी लोग समझते हैं, बोलते हैं। मैं कुछ क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, तो उन क्षेत्रों के लोगों के लिए जो है जो वोवल साउंड वाले वर्ड होते हैं उनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। और वोवल साउंड में कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसके लिए ये एक छोटा सा उपाय है कि अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ औ अंग अ। किसी भी इंग्लिश नाउन जो शब्द आपको दिया हुआ है उसके पहले अगर आपको ए या एन में से चुनाव करना है, जितने भी नियम पढ़ाए जाते हैं आपको, बकवास 104 नियम, ये हो पहाड़, ऐसा हो, कोई शब्द हो एच से शुरू हो उसका उच्चारण हो उसका उच्चारण ओ हो, भाई इस तरीके का दिमाग खराब नहीं करना है। इसको क्या करना है, लिख के देखना है कि देखिए इसका हम कैसे उच्चारण कर रहे हैं, आवर, है ना, तो क्या होगा, एन लगेगा। यही हम अगर हाउस लिखते हैं तो देखिए इसमें उच्चारण ह है, और ये ह इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए अ हाउस, क्या हो जाएगा, अ हाउस। ये सीधा सीधा समझिएगा कि जिस किसी भी शब्द के पहले ए या एन लगाना हो उसकी हिंदी स्पेलिंग का पहला लेटर अगर इसमें है तो एन लगेगा। और देखिए कि ये इतना पावरफुल और सार्थक तरीका है कि आप आसानी से जो है उलझन समझ जाएंगे। देखिए अगर कोई कहा एफ ओ, इसको कैसे लिखेंगे, एफ ए आया तो इसको लिखेंगे एन एफ ओ, लेकिन जब आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर तो इसमें इसका उच्चारण हो गया फॉर, अब लगेगा अ फॉरेस्ट ऑफिसर। दोनों के अंतर को समझिए। तो सिंपल सी बात है कि मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि अगर आपको ए या एन आर्टिकल में चुनाव करना हो तो वैसी परिस्थिति में यह ध्यान रखना है कि किसी भी इंग्लिश शब्द के हिंदी स्पेलिंग का पहला लेटर अगर इस ग्रुप में से है तो एन लगाएंगे, नहीं है तो ए लगाएंगे। अब जैसे देखिए आप MBA कर लो, इसमें आप क्या लिखोगे, पहला M तो होगा N MBA, और इसको जब लिखोगे तो मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन तो इसका हो जाएगा मॉ, तब हो जाएगा अ। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप इसको समझ सकते हैं। इसीलिए जो 100वें नंबर के सवाल का जवाब है वो है आपका बी। चलिए अगला सवाल देखा जाए।
कह रहा है कि सी इंसिस्ट, यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि इंसिस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है मैक्सिमम, मोस्ट प्रोबेबली, लगभग 85+% में। कभी कभी कुछ एक परिस्थिति में दूसरे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंसिस्ट के साथ 85 से ज्यादा बार 100 में से जो है वो ऑन का प्रयोग होता है। और इसीलिए जो यहां पर लिखा हुआ है सी इंसिस्ट्स, उसके बाद लिखा हुआ है यू स्टे, तो यहां पर हो जाएगा इंसिस्ट यू ऑन स्टेइंग। और पिछले दिन मैंने बताया था कि ऑन के बाद जब वर्ब लगाएंगे तो वर्ब 1 प्लस ing, ये ध्यान रखना है। पिछले दिन मैंने इसकी बात बताई थी, इंसिस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगेगा तब ये मेरा सही होगा। तो हमारा जो सुधार हो रहा है वो बी वाले हिस्से में हो रहा है, सी इंसिस्ट्स यू ऑन स्टेइंग अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। 101 का जो जवाब है वो हो जाएगा बी। ये ध्यान रखिएगा कि 85 से ज्यादा % केस में इंसिस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑन लगता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था डिपेंड के साथ ऑन अपॉन लगता है। उसके बाद मैंने बताया था कि कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। और अगर कुछ है, हाँ, इससे पहले के सेशन में मैंने बताया कि जहां पर दिशा हो, जैसे हंसने में ग्लिम्स, ग्लैंस, घूरने, टकटकी लगाकर देखने, निशाना साधने, उसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंसिस्ट के साथ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इंसिस्ट के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखा जाए। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैड। अब देखिए, ट्रीट क्या है? वर्ब, और बैड क्या है? एडजेक्टिव। कभी भी इसको क्वालिफाई करेगा ये? बिल्कुल नहीं करेगा। वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, और इसीलिए मुझे बैड को चेंज करना पड़ेगा बैडली में। या क्या हो जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैडली। हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैडली, और इसीलिए जो 102 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हम क्या करेंगे? बैड को चेंज कर देंगे बैडली में। क्यों? क्योंकि ये ट्रीट वर्ब के क्वालिफाई के लिए आया है, इसलिए यहां पर इस्तेमाल होगा एडवर्ब। चलिए तीसरा सवाल देखा जाए। कह रहा है एट माई अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि एट माई अराइवल भी सही है, लेकिन जब हम एप्रोप्रिएट की बात करते हैं तो इसके साथ ऑन ही इस्तेमाल होता है कि ऑन माई अराइवल इन दिल्ली। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक्सप्रेशन है कि हम यूज कर सकते हैं एट माई अराइवल, लेकिन जो एप्रोप्रिएट करते हैं ना ऑन, मतलब यहां पर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अराइवल, हिज अराइवल, योर अराइवल, माई अराइवल, तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है और सही माना जाता है। इसीलिए आप भी इसी का प्रयोग करेंगे, और इसीलिए 103 नंबर के सवाल में जो एट माई अराइवल है, ये आप स्पीकिंग में चला सकते हैं। दोनों का लगभग सेम ही मीनिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकल जब बात करेंगे, जब हम एरर की बात करेंगे, तो वरीयता इसी को दी जाएगी। इसीलिए बहुत जगह पर बहुत सारे शिक्षक कह देते हैं हाँ भाई सही है, तो मैं यहां पर काट नहीं रहा हूं। बट अगर ग्रामेटिकल नॉर्म्स की बात करें, एप्रोप्रिएट आंसर की बात करें, तो ऑन माई अराइवल सही है, और इसीलिए जो 103 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखा जाए, बहुत ही आसान है। अभी तुरंत बताया कि मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज मोर बेटर नहीं, मच बेटर। दो कंपैरेटिव डिग्री, मोर भी कंपैरेटिव, बेटर भी कंपैरेटिव, एक साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इट इज बेटर हटा लगा दें, या नहीं तो कहें इट इज मच बेटर। मोर हटा दो, या नहीं तो उसको मच में चेंज कर दो, क्योंकि मच के साथ तो हम कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का इस्तेमाल। इसीलिए जो 104 का आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ए। ये बात ध्यान रखना है कि दो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एक ही जगह पर प्रयोग नहीं हो सकते हैं। उसमें से आपको एक जो मोर दिया हुआ है, जैसे कोई कह देता है ना मोर टॉल, मोर टॉलर, तो ऐसा नहीं करना है। मच टॉलर कहेंगे तो चलेगा। तो वहां पर आप या तो उस मोर को हटा दीजिए या उस मोर को मच में चेंज कर दीजिए। चलिए पांचवा सवाल देखा जाए, और यहां पर भी एक जानकारी है। पांचवें सवाल में पहले सवाल पढ़ लें। कह रहा है कि दीज रिपोर्ट्स हैव डिटर्ड, और यह ध्यान रखिएगा, डिटर के साथ
फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। डेटर समवन फ्रॉम, ठीक है, समवन फ्रॉम, ये इसके साथ फ्रॉम फिक्स है, ध्यान रखिएगा। इंसिस्ट के साथ, ऑन डेटर के साथ, फ्रॉम अराइव के साथ, एट पीछे बताया था ऑन अपॉन के साथ, वो डिपेंड के साथ ऑन अपॉन, और वो दिशा वाले में एट। ये और भी पीछे जो ध्यान में, मेरे ध्यान में नहीं है, आप उसको रिवीजन कर लेंगे। तो कह रहा है कि डेटर्ड सम वुमन, उसके बाद क्या लगेगा? तो यहां जो हमारे सवाल में है डेटर्ड सम वुमन फ्रॉम, ये लगेगा। अब जैसे ये लगा तो आपको पता है कि इसके बाद फिर वर्ब का अगर फॉर्म आएगा तो वर्ब 1 प्लस आईएनजी, तो टू हैव नहीं हैविंग हो जाएगा वहां पर। ये ध्यान रखिएगा कि यहां इस फ्रॉम की वजह से हैव में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, वुमेन के बाद, है ना, विमेन के बाद जो है फ्रॉम हैविंग का इस्तेमाल होगा। और ये फ्रॉम हमने लाया कहां से? तो यहां से, डेटर। इसलिए इसका जो आंसर हो गया 105 का, वो हो गया आपका सी। चलिए छठा देखा जाए। कह रहा है कि आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी मैंने इसकी चर्चा कहीं पर की है, क्या कि एज या सो एज, इस दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, ना ही कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर एक जो है एज बाद वाला क्या लिखा हुआ है? एज बेस्ट एज। अगर हम इसको हटा दें तो मेरा सेंटेंस सही हो जाता है कि आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट आई कुड, और आंसर्ड है इसलिए कुड भी सही है। तो यहां पर जो सी नंबर में बेस्ट के बाद जो एज है आप उसको हटा देंगे, तब ये एक्सप्रेशन सही हो जाएगा, और इसीलिए जो 106 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ध्यान रखने वाली बात इस सवाल में यही है कि एज या सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री, ये अफर्मेटिव में भी इस्तेमाल होता है, ये नेगेटिव में भी, और ये ओनली नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव में इस्तेमाल होता है। बस ये ध्यान रखना है। चलिए सातवां सवाल कह रहा है कि पीपल आर वरीड मोर बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द क्राइम रैदर देन। क्यों लगाएं? जब मोर उधर है तो उसके हिसाब से सीधा सीधा देन। यहां रैदर का जो प्रयोग है वो अनावश्यक है, बेमतलब है। अगर हम पढ़ें सवाल को कि पीपल आर वरीड मोर बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द क्राइम देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, देन इट्स मैग्नीट्यूड, या फिर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वन। सिंपल सी बात है कि ये रैदर का प्रयोग यहां पर गलत है। जब उधर मोर लगा उसके साथ हम देन का प्रयोग करते हैं, ये एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है। ध्यान रखिएगा कि साधारण कंपैरिजन की स्थिति में जब हम मोर यूज करते हैं तो आगे देन का प्रयोग होता है। तो रैदर का एक्सप्रेशन यहां गलत है, और इसके लिए इसको यहां से हटा देंगे, और इसीलिए जो 107 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। यहां से क्या करना है? रैदर को रिमूव कर देना है। तो यहां मैं समझता हूं कि यह एपिसोड भी आप सबके लिए अच्छा रहा होगा। आप सबने अच्छे अंक इसमें प्राप्त किए होंगे। आप कमेंट में लिख करके सूचित करें कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब सवाल आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है। ऐसे मेरे हिसाब से तो हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ नई जानकारी मैं आपके लिए जोड़ता जाता हूं, और ये आपके ज्ञान के भंडार में जमा हो रहा है। तो आगे इस पर जब सवाल पूछा जाएगा तो आप इसे जरूर बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये एपिसोड बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, सेट 8 यानी सेट 8 बना करके रेडी हो जाइए। अगले दिन उसके आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।